शादी के 4 साल बाद दीपा माँ बनने जा रही थी। उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी, मगर उसका पति राकेश कुछ ज्यादा खुश नहीं था। दीपा अकेली ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी राकेश को कुछ कहती तो काम में बिजी होने का रोना रोकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता। दीपा बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से राकेश को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपजे। इसी उम्मीद से वो सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की तो बात है, बच्चे के आने से सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी और राकेश की कमाई से घर मजे से चल रहा था। पार्लर की मालकिन दीपा के हुनर की कायल थी। एक तरह से दीपा के हाथों का ही कमाल था, जो ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दीपा के इस नाजुक वक्त में सैलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब कभी जी मिचलाता या तबीयत खराब लगती तो वो काम से छुट्टी ले लेती। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर राकेश स्वभाव से रूखा था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक लड़की की जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्श वाली नीता नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज और खूबसूरती से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। राकेश के अधीन होने के कारण उसे काम सिखाने की पूरी जिम्मेदारी राकेश पर थी। नीता उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभवों से वो जान चुकी थी कि किस तरह अपनी सुंदरता के दम पर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई नीता कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वो समझ गई कि राकेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वो भरपूर फायदा उठाने लगी। नीता का जादू राकेश पर चला तो वो उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहने लगा। नीता बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती, जिन्हें राकेश दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर घूमने फिरने निकल पड़ती। उसे तो बस उस पैसे से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले लोग राकेश के दबदबे की वजह से नीता की हरकतों को नजरअंदाज कर देते। अपनी सुंदरता और शोख अदाओं के बल पर नीता राकेश के दिलो दिमाग में पूरी तरह से उतर गई। उसकी और राकेश की नजदीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए राकेश उसे महंगे तोहफे देता। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। राकेश का मकसद नीता को हासिल करना था और नीता भी खूब समझती थी कि क्यों राकेश उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा है। पहले राकेश ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक दीपा उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेली ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से राकेश के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर दीपा नन्हे मेहमान के आने की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमटकर छोटी हो गई थी। घर के आंगन में नन्ही गौरैया ने बड़ी कोशिश से अपना घोंसला बनाया था। घास के तिनके फुर्ती से बटोर कर लाती गौरैया को देखकर दीपा के होठों पर मुस्कान आ गई। हाथ सहज ही अपने पेट पर चला गया। पेट के उभार को सहलाते हुए वो ममता से भर उठी। कुछ ही दिनों में एक नन्हा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वो तार पर सूख रहे कपड़े बटोरकर कमरे में आ गई। कपड़े रखकर रसोई की तरफ मुड़ी ही थी कि तभी डोरबेल बजी। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? घर में घुसते ही राकेश ने पूछा। आज मन नहीं किया काम पर जाने का, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दीपा ने जवाब दिया। दीपा इस आस से राकेश के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने की बात जानकर वो परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा। मगर बिना कुछ कहे सुने जब वो हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बुझी सी दीपा रसोई की ओर चल पड़ी।
अगले दिन धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे राकेश की पैंट की जेब से फिल्म के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। राकेश फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो दीपा ही जबरदस्ती उसे खींचकर ले जाती। उसने राकेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वो कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभलकर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वो चला गया था। बात आई गई हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन राकेश के पर्स में दीपा को सुनार की दुकान की एक पर्ची मिली। शंकित दीपा ने राकेश के घर लौटते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। नीता को जन्मदिन में देने के लिए राकेश ने एक गोल्ड रिंग बुक करवाई थी, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह राकेश उस दिन सफेद झूठ बोल गया, वो भी अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर। उसने दीपा को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही पर्ची उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद से राकेश कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में अब वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था। दीपा की डिलीवरी का समय नजदीक था। राकेश ने उसके जाने का इंतजाम कर दिया। दीपा अपनी माँ के घर चली आई। अपने मायके पहुंचने के कुछ दिन बाद ही दीपा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे अंशुल के साथ बीतने लगे। 4 दिन दीपा और बच्चे के साथ रहकर राकेश ऑफिस में जरूरी काम की बात कहकर वापस लौट आया। दीपा के ना रहने पर वो अब बिल्कुल आजाद पंछी था। उसकी और नीता की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी छिपी बातें करने लगे थे, मगर राकेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो हर हाल में नीता का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो दीपा ने राकेश को फोन करके बताया कि वो अब घर आना चाहती है। जवाब में राकेश ने दीपा को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। दीपा को राकेश की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वो कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीतने को आए, मगर राकेश उसे लेने नहीं आया, तो उसने राकेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो दीपा को फिक्र होने लगी। आज इतवार है, ऑफिस नहीं गए होंगे, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें दरवाजा खोलने में, वो सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वो अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाजा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देख दीपा हैरान रह गई। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही नीता बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। राकेश ने दीपा को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख दीपा का माथा ठनका। गुस्से में दीपा की त्योरियां चढ़ गईं। पूछा, कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? राकेश अपने शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। नीता उसके अधीन काम करती है, ये बताने के साथ ही उसने दीपा को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह नीता इस शहर में नई आई है। रहने की कोई ढंग की जगह ना मिलने की वजह से वो उसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने ये मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? ये आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारी और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। राकेश ने उसकी गोद से लेकर अंशुल को सीने से लगा लिया। दीपा का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था कि तभी नीता बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत से वुमन हॉस्टल भी तो हैं, तुमने वहाँ पता नहीं किया? दीपा बोली। जी है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। राकेश और नीता अपनी मक्कारी से दीपा को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। दीपा उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी।
नीता की अकेली औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था तो उसने नीता को कुछ दिन रहने की इजाजत दे दी। राकेश की तो जैसे बाँछें खिल गई। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वो अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगा। दीपा के आने के बाद राकेश और नीता की प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय निकले ताकि किसी को शक ना हो। दीपा के सामने दोनों ऐसे पेश आते जैसे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। दीपा घर की मालकिन थी तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े ही अंतराल के बाद नीता उसकी तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तनमन पर राकेश अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नजरों में नाजायज था। ऑफिस में वो सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उससे चुहल भरे अंदाज में बात करते। उनकी आंखों में नीता को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज्यादा दिखती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, राकेश और दीपा के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। दीपा की जो जगह उस घर में थी, वो जगह अब नीता लेना चाहती थी। वो सोचने लगी, आखिर कब तक वो राकेश के लिए खिलौना बनकर रहेगी। कभी न कभी तो राकेश इस खिलौने से ऊब जाएगा। नीता को अब अपने भविष्य की चिंता होने लगी। राकेश के पास ओहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर नीता को अपना भविष्य सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू किया। वो राकेश पर दीपा को तलाक देने का दबाव डालने लगी। शातिर दिमाग राकेश को घर वाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वो शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने नीता को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की तो वो जिद पर अड़ गई। उसने राकेश के सामने शर्त रख दी कि या तो वो दीपा को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर वो सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। बेहद खूबसूरत नीता को राकेश कतई नहीं छोड़ना चाहता था। उसने नीता से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात दीपा की नींद अचानक खुली तो उसने पाया कि राकेश बिस्तर से नदारद है। दीपा को बातचीत की आवाजें सुनाई दी तो वो कमरे से बाहर आई। आवाजें नीता के कमरे से आ रही थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। एक झीरी से दीपा ने अंदर झांका। बिस्तर पर नीता और राकेश आपत्तिजनक हालत में थे। दोनों इतने बेखबर थे कि उन्हें दीपा के वहां होने का भी पता नहीं चला। उस दृश्य ने दीपा को जड़ कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ देर और वहां रुकने की। जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और वो बेखबर रही। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। दीपा के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछाल मार रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार कुलबुलाने लगे। अगर अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करे तो उसका मन शांत हो और फिर वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वो क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहां से जाएगी तो नीता, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। अपने सोते हुए बच्चे पर नजर डाल दीपा ने खुद को किसी तरह संयत किया और फिर एक फैसला ले लिया। बड़ी देर बाद राकेश अपने कमरे में लौट आया और दीपा को नींद में बेखबर समझ चुपचाप बिस्तर पर ऐसे लेट गया मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब नीता ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी दीपा ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो नीता, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। दीपा की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धधक रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम? नीता कहीं नहीं जाएगी, राकेश ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया है, इसे जाना ही होगा। राकेश की शह पाकर नीता राकेश के साथ खड़ी हो गई तो दीपा के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नीता की ढिठाई देखकर दीपा से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती दीपा ने नीता की बाह पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा
दीपा के गाल पर पड़ा। वो सन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए राकेश उस पर हाथ उठा सकता है, वो सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आईं। राकेश के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी सी गुर्राकर दीपा बोली, सब समझती हूं मैं, तुम इसे यहां क्यों रखना चाहते हो? कल रात अपनी आंखों से देख चुकी हूं तुम दोनों की घिनौनी करतूत। मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए राकेश ने दीपा के सामने ही नीता की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, चलो अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अब ये भी सुन लो कि मैं नीता से शादी करने वाला हूं और ये मेरा अंतिम फैसला है। दीपा अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया राकेश अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है नीता का किया है। तुम अपने होश में नहीं हो राकेश, ये हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। राकेश ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दे दिया। दीपा अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। राकेश और नीता एक पलड़े में थे और उनका पलड़ा भारी था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वो इस घर में आई थी, वही अब उसका नहीं रहा, तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है? बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। राकेश ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो दीपा की माँ और भाई का खून खौल उठा। वे किसी भी कीमत पर राकेश को सबक सिखाना चाहते थे, जिसने दीपा की जिंदगी से खिलवाड़ किया। रह रहकर दीपा को वो थप्पड़ याद आता जो राकेश ने उसे नीता की खातिर मारा था। दीपा के दिल में राकेश की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मोहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी हो उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो दीपा अपने आपे में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने की बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। दीपा दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देखरेख में छोड़कर वो उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर दीपा ने अपने को काम के प्रति समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही दीपा ने नौकरी छोड़ दी। अब वो खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते ही वो तड़प उठती। वो उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की जरूरत थी जहां वो अपना सैलून खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर दीपा को राकेश से जो रुपये मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर अमित से हुई, जिसने दीपा को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगहें दिखाईं। असमंजस में पड़ी दीपा जब कुछ तय नहीं कर पाई तो अमित ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो दीपा अमित की एहसानमंद हो गई। अमित के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के थोड़ी ही दूरी पर दीपा का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद ही दोनों में दोस्ती हो गई। अमित दीपा के अतीत से वाकिफ था, बावजूद इसके वो कभी भूल से भी दीपा को पुरानी बातें याद नहीं करने देता था। उसकी हमदर्दी भरी बातें दीपा के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो दोनों की शामें साथ गुजरने लगी। शहर में अकेली रह रही दीपा रोज शाम को अमित के साथ घूमने निकल जाती। एक सुहानी शाम दीपा और अमित हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। तब दीपा ने पूछा, अमित, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमानी ख्यालों में डूबा अमित एकाएक पूछे गए इस सवाल से चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो दीप, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
दीपा खुद तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम है भी या नहीं। किसी की प्रेमिका बनकर उसे भी अच्छा लगने लगा था, पर ये साथ न जाने कब छूट जाए, इस बात से उसका दिल डरता था। दीपा ने अमित से पूछा कि अमित ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो वो दीपा की आंखों में देखते हुए बोला, अभी तक तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं। जब अमित ने उसे बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं, तो दीपा को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वे अमित के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले कल का डर मन में छिपा था, मगर अपने वर्तमान में वो अमित के साथ से खुश थी। अमित की बाइक पर उसके साथ सटकर बैठी दीपा को एक दिन जब राकेश ने बाजार में देखा, तो वो नाक की तरह फुफकार उठा। दीपा अब उसकी पत्नी नहीं थी। ये बात जानते हुए भी दीपा का किसी और के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागवार गुजरा। उसकी कुंठित मानसिकता ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाए। घर आकर राकेश बहुत देर तक गुस्से में रहा। दीपा उस आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी, उसे ये बात रह रहकर दंश मार रही थी। नीता से शादी करके उसके अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन नीता दीपा नहीं थी। शादी के बाद भी नीता पत्नी न होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में वो बिल्कुल फूहड़ थी। उसकी फिजूल खर्ची से राकेश अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो नीता उसका जीना हराम कर देती, तलाक और पुलिस की धमकी देती। उसे जो सुख नीता से प्रेमिका के रूप में मिल रहा था, वो उसके पत्नी बनते ही नीरस लगने लगा। इश्क का भूत जल्दी ही सिर से उतर गया। अब उसे दीपा की अच्छाइयां याद आने लगी। अब वो फिर से दीपा के साथ रहना चाहता था। किसी तरह दीपा के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वो दीपा के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देखकर दीपा चौंक उठी कि राकेश को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया है। कैसी हो दीपा? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। राकेश ने उसे भरपूर नजरों से घूरा। दीपा सज सवर कर रहती थी ताकि उसके सैलून में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वो आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंगरूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच की तरह टूटे दिल के टुकड़े बटोरते उसके हाथ लहूलुहान भी हुए थे, मगर उसने अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वो अब जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती थी, तो राकेश क्या चीज थी? किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे से पूछा। उसकी बेखौफी देखकर राकेश जल भुन गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं। तुमने मुझे मेरे ही बेटे से अलग कर दिया है। आज अचानक तुम्हें बेटे पर प्यार कैसे आ गया? इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली उसकी। एक व्यंग भरी मुस्कुराहट दीपा के अधरों पर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं अंशुल से प्यार नहीं करता? बाप हूं उसका। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो? कानून ने बेशक तुम्हें हक दिया है, मगर वो मेरा बेटा है, दीपा ने कहा। बेटे से मिलना बस एक बहाना था राकेश के लिए। वो तो दोबारा से दीपा का साथ चाहता था। बोला, सुनो दीपा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। राकेश के तेवर अचानक नर्म पड़ गए। उसने दीपा का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा राकेश के गाल पर पड़ा। दीपा ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। राकेश का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दीपा गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये मत भूलो तुम अब मेरे पति नहीं हो, और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह से नहीं पकड़ सकता। समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहां से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर राकेश बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो? किस किस के साथ अय्याशी करती हो सब जानता हूं।
अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और फिर दीपा को बदनाम करने की धमकी देकर राकेश वहां से चला गया। कितना नीच और क्रूर हो चुका है राकेश। दीपा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार भी उसे ही ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे अमित की जरूरत महसूस होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फोन पर अमित का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब उसने फोन नहीं उठाया तो वो अपना पर्स उठाकर उससे मिलने चल पड़ी। राकेश किसी भी हद तक जा सकता है, ये दीपा को यकीन था। वो चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। वो अमित से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। अमित के ऑफिस में ताला लगा देखकर वो निराश हो गई। अमित उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, लेकिन आज उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे याद आया, जब वो पहली बार अमित से मिली थी तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने पर्स टटोला, कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से दीपा ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। दीपा ने उससे अमित के बारे में पूछा तो वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आई। बोली, जी कहिए, किससे मिलना है? लगभग उसकी ही उम्र की दिखने वाली उस औरत ने दीपा से पूछा। जी मैं अमित जी से मिलने आई हूँ, क्या ये उनका घर है? पूछते हुए उसे थोड़ा अटपटा लगा कि पता नहीं ये सही एड्रेस है भी या नहीं। मैं अमित की पत्नी हूँ, क्या काम है आपको? आप अंदर आ जाइए, अमित की पत्नी विनम्रता से बोली। अविश्वास से दीपा की आंखें खुली रह गईं। दीपा ने उस औरत को करीब से देखा। वो सुंदर और मासूम थी। मांग में सिंदूर दमक रहा था और चेहरे पर एक पत्नी का विश्वास था। कुछ रुककर अपनी लड़खड़ाती जुबान पर काबू पाकर दीपा बोली, जी कोई खास बात नहीं थी। मुझे एक मकान किराए पर चाहिए था, उसी के सिलसिले में बात करनी थी। मगर आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मैं अपने पति को कैसे आपका संदेश दूंगी? वे खुद समझ जाएंगे, दीपा ने कहा और पलटकर तेज कदमों से मकान की सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। अजीब मजाक किया था कुदरत ने उसके साथ। उसने शुक्र मनाया कि उसकी आंखें समय रहते खुल गई। अमित ने भी वही दोहराया था जो राकेश ने उसके साथ किया था। एक बार फिर से वो ठगी गई थी, मगर इस बार वो मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी थी। जिस जगह पर कभी नीता खड़ी थी, उसी जगह पर आज उसने खुद को पाया। क्या फर्क था भला उसमें और नीता में? दीपा ने सोचा। नहीं, बहुत फर्क है। उसका ज़मीर अभी मरा नहीं है। वो इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि किसी का बसेरा उजाड़े। जो गलती उससे हो गई है उसे अब वो नहीं दोहराएगी। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी को अपने दिल से खेलने नहीं देगी। वो अपने बच्चे के लिए जिएगी। उसे राकेश और अमित जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, बस अब और नहीं। इस बीच राकेश और नीता की शादी के रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ गई। नीता, जो सिर्फ पैसा और ऐशो आराम चाहती थी, राकेश के व्यवहार से ऊब गई और किसी और अमीर आदमी के साथ चली गई। राकेश अकेला और असफल महसूस करने लगा। उसने कई बार दीपा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन दीपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राकेश के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। उसने दीपा को खो दिया। नीता भी चली गई और ऑफिस में उसके कैरेक्टर को लेकर बातें होने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी नौकरी भी छूट गई। अकेलेपन और पछतावे से घिरे राकेश को अब समझ आया कि उसने जो किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर दीपा ने अपने संघर्ष से एक सफल जीवन बना लिया। उसने अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोला, जो धीरे धीरे शहर का एक लोकप्रिय सैलून बन गया।
उसके आत्मसम्मान और मेहनत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां किसी अमित या राकेश का सहारा उसकी जरूरत नहीं थी। उसने अपने बेटे अंशुल की परवरिश के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। अब दीपा के चेहरे पर एक नई चमक थी, आत्मनिर्भरता की, आत्मसम्मान की। उसने अपने अतीत से सीखा कि खुद से प्यार करना और आत्मनिर्भर बनना ही असली खुशी है। आखिरकार दीपा ने साबित कर दिया कि एक औरत कमजोर नहीं होती। अगर वो खुद पर भरोसा रखे तो अपनी दुनिया खुद बना सकती है। उसने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और कोई भी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत हो तो नई राह बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।